What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 7 और आज से हमारा सेकेंड वीक शुरू होने जा रहा है। फर्स्ट वीक में हमने काफ़ी सारी पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से टेस्ट भी दिया और बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, खूब हमने मेहनत करी। ये वीक इस सीरीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक रहने वाला है। तो अगर आप लोग इस सीरीज़ में यहाँ तक आ गए हो तो इस हफ्ते में अपना सब कुछ लगा देना। ये हफ्ता तुम्हारे लिए मोस्ट स्कोरिंग हो सकता है क्योंकि इस वीक में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गाइस बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के साथ। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कवर करेंगे और इस वीक को भी बहुत ही अच्छा बनाएंगे। तो आज कमेंट्स में सबको अपनी हाजिरी लगानी है, सबको प्रेजेंट लगानी है और आज सबको सिर्फ ये लिखना है कि यस दिस इज डे 7 एंड आई प्रॉमिस टू वर्क हार्ड इन दिस वीक। इस हफ्ते में बहुत बड़े गोल सेट नहीं करेंगे, बस एक हफ्ते का गोल सेट करेंगे कि इस हफ्ते में हम खूब मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे जितनी हमने अभी तक नहीं करी है और अपना काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं हमारे पास प्लानिंग में क्या क्या चीजें हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं? तो 6 टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस और टाइप्स ऑफ प्लान्स। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग का प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये बहुत ही अच्छे तरीके से करके चलने हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग प्लानिंग के साथ। देखो मैनेजमेंट जो आपने पढ़ा है ना, अब मैनेजमेंट में मैंने आप लोगों को वहां पे डिस्कस किया था मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। सर प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर ना 5 फंक्शंस होते हैं। 5 फंक्शंस के ऊपर 5 चैप्टर्स हैं जो अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। आपको कोई भी गोल अचीव करना है ना, इन 5 फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला होता है प्लानिंग। सर व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देखो प्लानिंग का मतलब होता है टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू। सही चीजें सही समय पे करने के लिए प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम इस सीरीज को ही ले लेते हैं, हमारी जीएनजी सीरीज, तो एवरीथिंग इज प्लान्ड। मैंने हर चीज पहले पेपर पे डिसाइड कर ली थी कि मैं क्या कब करने वाला हूं, कैसे करने वाला हूं, कितने दिन में कितनी वीडियोस जाएंगी, किस तरीके से जाएगी, कौन सी कब जाएगी। हर चीज प्लान थी, तभी ये जीएनजी को अनाउंस किया गया था। और आप अगर बहुत स्ट्रैटेजिकली समझो कि हमने डे 1 में कितना काम किया, डे 2 में कितना काम किया, डे 3 में कितना काम किया, पूरे वीक में कितना काम किया, आप देखोगे कि सिलेबस बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हो रहा है। तो रीजन क्या है? एवरीथिंग इज प्लान्ड। तो सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है? इट इज डिवाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गोल सेट करना, फिर अलग अलग तरीके डिसाइड करना कि ये गोल कैसे पूरा हो सकता है, फिर बेस्ट पॉसिबल वे सेलेक्ट करना कि किस तरीके से सारी चीजें हम करने वाले हैं। इन अदर वर्ड्स हम लोग बोलते हैं प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचना रिगार्डिंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू, सब चीजें पहले से डिसाइड करके रखना, इसी को हम प्लानिंग बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम कहाँ हैं और कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच के गैप को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लानिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास बच्चों? प्लानिंग प्रोसेस। सर प्लानिंग प्रोसेस कैसे सेट होता है? तो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर बच्चों हमारे पास बहुत सारे ही स्टेप्स होते हैं। इसको याद करने की टेक्निक है एस डाइज इफ। एस डाइज इफ। सर व्हाट इज एस डाइज इफ? या प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले प्लानिंग में होंगे ऑब्जेक्टिव सेट, दैट इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो अगर आपको कुछ भी अचीव करना है प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले आपका गोल तो सामने होना चाहिए ना कि भैया तुम पहुंचना कहाँ चाहते हो। अब मेरे दिमाग में था कि मुझे बच्चों के लिए एक बेस्ट रिवीजन सीरीज बनानी है जिसमें टेस्ट भी हो, जिसके अंदर सब कुछ कवर भी हो। टेस्ट के अंदर मैं पीवाईक्यू डाल दूं, बच्चों के लिए शॉर्ट से शॉर्ट पीपीटीज हो जिससे कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ मेहनत हो पाए। राइट। तो मैंने सबका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करा।
तो फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव आर्स टू बी सेट। ऑब्जेक्टिव सेट हो गया सर, गोल सेट हो गया, मेरे सामने चीजें आ गई। फिर मैंने क्या करा, बहुत सारी चीजें एज्यूम करी कि सर अगर मैं बीमार हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं कितना काम कर पाऊंगा, क्या मैं इसको कर पाऊंगा। अगर सीरीज 2 दिन लेट हो गई तो क्या हम टाइमली सिलेबस कर पाएंगे। क्या दूसरे स्टेट बोर्ड्स के बच्चे, सिर्फ सीबीएसई तो नहीं है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के बच्चे भी पढ़ते हैं, आईएससी बोर्ड्स के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उनके एग्जाम्स कब से होंगे शुरू, उसके हिसाब से मुझे उनके एग्जाम से पहले खत्म करनी है। तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर थी कि भैया जनवरी में इसको खत्म करना पड़ेगा, फेब में अगर लेके जाना है तो 2-4 दिन ले जा पाएंगे, ज्यादा नहीं ले जा पाएंगे। तो वो जो एजम्पशंस लिए मैंने, वो जो फ्यूचर के बारे में चीजें अपने दिमाग में रखी, उसको बोलते हैं प्रीमिसेस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि प्रीमिसेस का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप होता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब है अजम्पशंस, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, तो आप एज्यूम ही कर सकते हो कि क्या भविष्य में होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो प्रीमिसेस आर अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट, दे आर द बेस मटेरियल फॉर प्लान। ठीक है, प्रीमिसेस हो गए जी, अजम्पशंस ले लिए। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने देखे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब होता है कितने तरीके हैं इस गोल तक पहुंचने के, उनको आइडेंटिफाई करना। अगर मैं बिजनेस सेंस में बात करूं बच्चों, तो मेरा सपोज करो ऑब्जेक्टिव है सेल को बढ़ाना, तो सेल को बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे assumptions लिए होंगे कि ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा। फिर मैं यहां पे देखूंगा कि सेल को बढ़ाने के क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव्स we have to identify alternative courses of action. Alternative courses of action क्या है सर, डिस्काउंट देने से बढ़ सकती है सर, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने से बढ़ सकती है सर, बाय 1 गेट 1 फ्री करने से बढ़ सकती है, कुछ हम ऑफर दे सकते हैं सर, डोर टू डोर सेलिंग करके कर सकते हैं सर, यूट्यूब पे एड्स चला सकते हैं। तो ये सब ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है। अब सब कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसमें से बेस्ट सेलेक्ट करना होगा। तो बेस्ट सेलेक्ट करने से पहले मैं क्या करूं, मैं सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखूंगा, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किस में सबसे ज्यादा फायदा है, किस में मुझे नुकसान हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इनको इवैल्यूएट करूंगा। इवैल्यूएट का मतलब मैं इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखूंगा। तो आई विल इवैल्यूएट ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो ऐसे नहीं कि कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, पहले इवैल्यूएशन होगा, है ना। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स करो, प्रीमिसेस डेवलप करो, आइडेंटिफाई करो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, इवैल्यूएट करो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। इवैल्यूएट करने का क्या मतलब होता है, टू चेक कि कौन सा बढ़िया, कौन सा खराब, किस में फायदा, किस में नुकसान। फिर जो आपको बेस्ट लगे, जस्ट सेलेक्ट दैट वन। फिर आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, दैट इज सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आफ्टर एनालाइजिंग फिजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, यू विल सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। एक बार सिलेक्शन हो गया, क्या सिर्फ सेलेक्ट करना सफिशिएंट है, नहीं सर, अभी इसको इंप्लीमेंट भी तो करना है, काम में लागू भी तो करना है। तो फिर क्या करोगे, इसको इंप्लीमेंट कर दोगे। जस्ट इंप्लीमेंट द प्लान, इट मींस पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर, परचेज ऑफ मशीनरी, जो भी आपका गोल है उस पे काम चालू करो। ठीक है, अब इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या छोड़ दें। अगर आप कोई चीज करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वीक 1 पूरा करा, छोड़ा नहीं, संडे को उसका टेस्ट रखा कि लेट्स चेक बच्चे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज फॉलो अप। फॉलो अप का क्या मतलब होता है, फॉलो अप का मतलब होता है मॉनिटर करना कि ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जस्ट मॉनिटरिंग द प्लान टू एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, दैट इज फॉलो अप एक्शन। तो फॉलो अप का मतलब चेक करते रहना, नजर रखना कि ठीक से चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मैंने डे 3 के बाद चौथे दिन एक वीडियो डाला था कि भैया सीरीज में लगे रहो, अपने आप को टूटने मत देना, अपने आप को बिखरने मत देना। और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस आने लग गया होगा कि हाँ यार मेरा काम हो रहा है, मेरा सिलेबस हो रहा है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा बच्चों पूरा प्लानिंग प्रोसेस होता है, जो कहाँ से शुरू होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, गोल सेट करना, डेवलपिंग प्रीमिसेस, assumptions लेना, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, selecting the best alternative, implementing the plan and then follow up action। क्लियर हो गया बच्चे पूरा प्रोसेस? डन सर, डन, बहुत बढ़िया।
अब आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ये बहुत आसान है सर, प्लानिंग कैसी है, प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। कितने फंक्शंस हैं? 5। सर कौन कौन से? सबसे पहले आप प्लान करते हो, प्लानिंग। फिर आप ऑर्गेनाइज करते हो, ऑर्गेनाइजिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, वहां बताऊंगा क्या है ऑर्गेनाइजिंग। फिर है हमारे पास स्टाफिंग, फिर है हमारे पास डायरेक्टिंग, और फिर है हमारे पास कंट्रोलिंग। तो सर क्या होता है ये प्लानिंग, क्या है ऑर्गेनाइजिंग, क्या है? ये पूरी की पूरी साइकिल है ना। अब देखो जैसे तुमने इस चैप्टर में प्लानिंग अच्छे से पढ़ लिया, इसी तरीके से अगले 4 चैप्टर जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सारे फंक्शंस वैसे ही तैयार हो जाएंगे। तो प्लानिंग कौन सा फंक्शन है? पहला फंक्शन है, यही इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन। दूसरा, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। बताओ क्या प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहली चीज यही थी, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, गोल सेट करना। बिना गोल के कोई प्लानिंग नहीं होती भैया। तुम क्या करना चाहते हो ये तो पहले तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी तो तुम प्लान करोगे। तुम कौन सा कॉलेज लेना चाहते हो, तुम करियर में क्या करना चाहते हो, तुम्हारे माइंड में पहले सेट होना चाहिए, तभी तो तुम उसके अकॉर्डिंगली प्लान करोगे। तो प्लानिंग किस पे बेस्ड होती है? आपके ऑब्जेक्टिव्स पे। तो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान्स अलोंग विद द एक्टिविटीज। ठीक है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हमेशा भविष्य के बारे में होती है बेटा। हम क्या करना चाहते हैं, मैंने पहले प्लान बनाया कि 21 दिन में कैसे, क्या, कितना, कब पढ़ाना है, तो फ्यूचर के बारे में था ना। तो प्लानिंग इज ऑल फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि उसमें हम भविष्य के बारे में देख रहे होते हैं, चीजें सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में बच्चों बहुत सारी डिसीजन मेकिंग आती है। सर कैसी डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है बच्चों कि प्लानिंग में हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव, है ना भैया। प्लान करने से पहले बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, हमारे लिए क्या अच्छा, हमारे लिए क्या बुरा, लेकिन फिर आपको डिसाइड तो करना ही पड़ता है ना कि क्या। अब तुमने प्लान करा कि भैया मुझे कॉमर्स में अच्छा करियर चाहिए, तो तुम्हारे पास बहुत सारे कॉलेजेस आ जाएंगे। अब उसमें से तुम कौन सा सेलेक्ट करोगे? ये डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब है बेटा इंटेलेक्चुअल है, माइंड से करने वाली है। जिसके पास दिमाग होगा वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो इसके अंदर दिमाग का खेल है। बोला जाता है ना बहुत सारे युद्ध सिर्फ और सिर्फ फिजिकली ताकत से नहीं जीते जाते, मेंटल स्ट्रेंथ से जीते जाते हैं। बहुत बड़े बड़े वॉर हैं जो दिमाग से जीते गए हैं हमारी हिस्ट्री में। तो इंसान के अंदर अगर दिमाग है ना तो वो बड़े से बड़ा युद्ध भी जीत सकता है। प्लानिंग इसी तरीके से एक मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग से होती है। उसके बाद प्लानिंग इज परवेसिव। जैसे मैनेजमेंट परवेसिव था ना, वैसे ही प्लानिंग भी परवेसिव है। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, हर लेवल को चाहिए, छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक घर में, एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक क्लब में, सब जगह, इवन एक जेल में भी प्लानिंग चाहिए। इट इज परवेसिव। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग कभी रुकता नहीं है, इंसान चलता रहता है, प्लान करता रहता है। इंसान की बेस्ट बात यही है कि वो कभी रुकता नहीं है, वो जीवन में आगे बढ़ता रहेगा, नए नए गोल सेट करता रहेगा, नए नई प्लानिंग करता रहेगा। तो प्लानिंग क्या है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। तो प्लानिंग के कुछ फीचर्स हैं। आज आपको सारे के सारे एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है बेटा। लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो लिखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिखते चलना। ठीक है। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। डिसीजन मेकिंग होती है प्लानिंग में। मेंटल एक्सरसाइज है। प्राइमरी फंक्शन कहलाता है। परवेसिव है, सबको चाहिए। कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब इट विल नेवर स्टॉप। सही है। डन सर, क्या बात है। प्लानिंग के फीचर्स भी हमने पढ़ लिए। इसके बाद क्या आता है सर प्लानिंग में? इंपॉर्टेंस। व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? प्लानिंग क्यों करनी पड़ती है? मुझे 21 डेज की सीरीज बनाने के लिए प्लान क्यों करना पड़ा? क्या फायदा हुआ मुझे उस प्लान से? वो जो मैंने पेपर बनाया हुआ है जिसपे मैंने लिखा हुआ है कि 21 दिन में इस दिन क्या कराना है, इस दिन क्या कराना है, इस दिन क्या कराना है, उससे मुझे क्या फायदा हुआ? नंबर 1, इट इज गिविंग मी डायरेक्शन। क्या ये मुझे डायरेक्शन दे रहा है? ये सीरीज क्या आपको डायरेक्शन दे रही है? आप मेरे साथ साथ अगर कर रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ यार, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करें। अब आपके लिए एक डायरेक्शन है कि हाँ वीडियो आएगा, हमें चलना है। 12th तक लाइफ क्यों ईजी होती है? डायरेक्शन होता है कि 3rd के बाद 4th, 4th के बाद 5th, 5th के बाद 6th, 12वीं तक इंसान चलता रहता है।
12th के बाद क्या, उलझ जाता है इंसान। करियर में क्या सेलेक्ट करें, कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज, कौन सा करियर, खुद समझ में नहीं आ पाता। तो जहाँ डायरेक्शन टूटता है ना, वहाँ दिक्कत आती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा हो, एक्सपीरियंस लिया हुआ हो और हमें वो सही रास्ता दिखा पाए। प्लानिंग वो रास्ता ही तो है। जैसे जीवन में आपके गुरु होते हैं, आपके बड़े लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं ना, उसी तरीके से प्लानिंग आपकी हेल्प करता है इन फाइंडिंग राइट डायरेक्शन। तो प्लानिंग हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है कि हमें किस तरफ चलना है। दूसरा, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अगर आपने प्लानिंग करी हुई है हर चीज की, तो अनसर्टेनिटीज का रिस्क बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। कोई रिस्क नहीं होता आपके जीवन में। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ प्री डिसाइड कर लेते हो, प्री एज्यूम कर लेते हो, आप उन रिस्क को कवर कर लेते हो, है ना। जब मैंने 21 डेज सीरीज का प्लान बनाया था, तो मुझे लगा था कि भैया अगर मैं बीमार हो गया फिर क्या होगा, बट फिर मुझे लगा यार अगर बीमार भी हो गया तब भी आपको काम करना पड़ेगा। और ऐसा हुआ कि फर्स्ट डे पे ही तबीयत खराब हो गई, बट एंटीबायोटिक्स रखे थे, डॉक्टर से सजेशन लिया हुआ था, डॉक्टर ने पहले ही बताया हुआ था कि कभी बीमार फील करो लाइटली मत लेना, पहले दिन ही ये दवाई ले लेना। दवाई ली, कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस कर दिया था मैंने रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्योंकि मुझे पता है मैं जब हार्डवर्क करता हूँ, इतनी सारी वीडियोस करता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो यार मेरा क्या, किसी का भी गला खराब होगा, किसी के भी वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे तो होती है, सालों से हो रही है। तो मैं उसको कवर करके चला था पहले से। तो प्लानिंग हेल्प्ड मी इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। तीसरा, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब देखो, अगर मैंने प्रॉपर प्लानिंग करी हुई है तो हर चीज पेपर पे लिखी हुई है, तो मैं कोई भी एक चैप्टर 2 बार नहीं बनाऊंगा। मैंने हर चीज बहुत क्लियरली डिफाइन करी हुई है, बहुत क्लियरली मैं कर पा रहा हूं। तो प्लानिंग ने रिड्यूस कर दिया ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब एक चीज 2 बार नहीं हो रही है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, सब समय बिल्कुल एफिशिएंटली मैं यूज कर पा रहा हूं। तो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज बाय कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सभी डिपार्टमेंट्स का गोल सेट होता है, क्लियर होता है, डेफिनेट होता है, तो कहीं भी वेस्टेज नहीं होती। उसके बाद प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग काफी इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है? क्योंकि जब आप प्लान करते हो तो इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है। तो जब आप प्लान करते हो तो वहां पे आप इनोवेशन लेके आ सकते हो, कुछ नया लेके आ सकते हो, राइट। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ये तो सिंपल है, प्लानिंग में आपको डिसीजन मेकिंग करनी ही पड़ेगी क्योंकि आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एक बेस है जिस पे आप अपना एक्चुअल आउटपुट चेक करोगे। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि मेरा गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। जब मैं 21 डे पे हूँ, आज मैं 7 डे पे हूँ, तो मैं जाके देखूंगा कि मैंने गोल पूरा कर लिया या नहीं कर लिया। तो वो कैसे चेक हो पाएगा? जब सब प्लान किया हुआ है 21 डेज में, है ना। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है टू सी कि गोल्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसका बेस क्या है? प्लानिंग ही तो है। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। दैट इज व्हाई प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं? तो जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहला लिमिटेशन होता है इट लीड्स टू रिजिडिटी। सर रिजिडिटी का क्या मतलब है? रिजिडिटी का मतलब है मेरा बच्चा कि आपने एक बार चीजें प्लान कर दी, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने 21 डेज का प्लान करा, अब उसके बीच में 2 मेरे बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शंस आए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए अटेंड करने, लेकिन मैंने छोड़े उनको, मैं नहीं अटेंड कर सकता। मेरे पास 2 3 4 कॉलेजेस के सेमिनार्स के इवेंट्स आए, मैंने कैंसिल करे वो सारे के सारे। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे जीवन में ये 21 डेज सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग ने क्या करा, मेरी लाइफ में थोड़ा सा रिजिडिटी आ गया। रिजिडिटी का मतलब जो मैं पहले से प्लान कर सकता हूं तो अब मैं बाकी चीजें नहीं कर पा रहा। तो प्लानिंग क्या करता है, कई बार चीजें रिजिड कर देता है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। देखो ये बोला जा रहा है कि जब डायनामिक एनवायरनमेंट होता है तो बिजनेस में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है, रोज रोज कुछ ना कुछ नए बदलाव आ रहे होते हैं। तो अब प्रीमिसेस में सब कुछ तो आप एज्यूम नहीं कर सकते ना। तो कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीजें आप देख ही नहीं पाते, एज्यूम नहीं कर पाते, तो गड़बड़ हो जाती है। तो प्लानिंग शायद उस डायनामिक एनवायरनमेंट में काम
ना कर पाए, शायद आप फेल हो जाओ अपने गोल्स अचीव करने में अगर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनामिक होगा। तीसरा लिखा हुआ है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। सर अभी तो इंपॉर्टेंस में पढ़ा प्लानिंग इनोवेटिव है, इनोवेशन लेके आता है। बच्चों इनोवेशन उनके लिए लेके आता है ना जो प्लान कर रहे हैं। प्लान कौन कर रहा है? टॉप लेवल कर रहा है। मिडल और लोअर लेवल का क्या मिडल और लोअर लेवल में क्रिएटिविटी नहीं है? क्या मिडल और लोअर लेवल के अंदर इनोवेशन नहीं है? उनके अंदर भी है, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता बोलने का। तो इंपॉर्टेंस में इसलिए लिखा था क्योंकि वो टॉप लेवल के लिए इनोवेशन लेके आ रहा है। यहां पे बुराई इसलिए करी क्योंकि मिडल और लोअर लेवल की क्रिएटिविटी खत्म हो गई। हम यूज ही नहीं कर पा रहे मिडल और लोअर लेवल की क्रिएटिविटी क्योंकि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एज मिडल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स। उन्हें जो बोल दिया गया वो करना पड़ता है। तो प्लानिंग कई बार रिजिडिटी लेके आता है, डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं हो सकता, क्रिएटिविटी कम करता है, ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग काफी एक्सपेंसिव होता है। सर क्यों एक्सपेंसिव होता है? क्योंकि प्लानिंग करने के लिए बच्चों हम बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, बड़े बड़े हम लोग एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं जो फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं। आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स भी हैं। आपने सुनी है क्या कंसल्टिंग फर्म्स के बारे में? मुझे कमेंट्स में बताना किस बच्चे ने कंसल्टिंग फर्म के बारे में सुना और कौन कौन सी फर्म्स के बारे में सुना है जो कि बिजनेसेस को हेल्प करती हैं कि कैसे वो बिजनेस प्लान्स बनाएं, कैसे वो टारगेट सेट करें। तो और बहुत पैसा लेती हैं कंसल्टिंग का। तो प्लानिंग बहुत महंगा प्रोसेस है यार, बहुत टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, मनी लगता है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक बार बहुत जल्दी से प्लानिंग नहीं होती, बहुत समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है और कई बार इतना टाइम बचता ही नहीं है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाए। उसके बाद भी प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। इतना करने के बाद भी, इतने प्रोफेशनल्स हायर करने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगा। बिजनेस का सक्सेस रेट बहुत ही कम है। तभी तो बोलते हैं जितना आसान लगता है एंटरप्रेन्योरशिप, जितना इजी लगता है बिजनेस, उतना ही डिफिकल्ट है। तो प्लानिंग सब करने के बाद भी डजंट गारंटी सक्सेस। तो ये सारे के सारे बच्चों हमारे पास लिमिटेशंस आ जाते हैं। आज एक बार रीडिंग लगाओगे आपका काम यहाँ पे भी हो जाएगा। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान्स। सर कितने तरीके के प्लान्स होते हैं? तो देखो जब मैं प्लान्स की बात करता हूं ना बच्चों, तो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं। कुछ होते हैं सिंगल यूज्ड, कुछ होते हैं स्टैंडिंग। सिंगल यूज किसको बोलते हैं? सिंगल यूज हम लोग बोलते हैं जो एक बार बनाया, अगली बार फिर वो नया बनाना पड़ेगा। जैसे कि बजट। सर बजट क्या है? जैसे मैंने एक बजट बनाया अपने लिए इस महीने का, अगले महीने का बजट नया बनाना पड़ेगा, सेम नहीं चलेगा। जैसे कि प्रोग्राम, इस साल का 21 डे सीरीज अगले साल मुझे नया बनाना पड़ेगा, पता नहीं अगले साल क्या सिनेरियो होगा, क्या सिचुएशन होगा। तो ये इनको बोलते हैं सिंगल यूज की। एक बार बनाया, चीजें कर दी, डन, अगली बार नया बनेगा। स्टैंडिंग क्या होता है? स्टैंडिंग होता है कि जो एक बार बनाया फिर वो चल रहा है ना। जैसे पॉलिसीज, पॉलिसी का क्या मतलब हो गया कि आपने एक बार पॉलिसी बनाई फिर वो लंबे समय तक चलती है। जैसे मेरी पॉलिसी है कि भैया मुझे बच्चों को हर साल यूट्यूब पे पढ़ाना है, उनको करियर में हेल्प करनी है, उनके बेटरमेंट के लिए काम करना है, चाहे कुछ भी हो। मैं कर रहा हूं उस चीज को, सालों से करता आ रहा हूं। तो ये चीजें होती है स्टैंडिंग, ये चलती है लंबे समय तक। क्या सर इनमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होता? होता है, चेंज इनमें भी होता है, समय के साथ थोड़ा बहुत होता है, बट फिर भी ये लॉन्ग टर्म तक चलती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग प्लान इज यूज फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली। पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, सर ये क्या है? इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सिंगल यूज कौन से होते हैं? जो एक बार बने, खत्म, फिर अगली बार नए बनेंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्लान्स में बच्चों बहुत सारे तरीके के प्लान्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। हमने इनको क्लासिफाई करा है एक शॉर्ट मेमोरी टेक्निक के साथ, जिसको मैं क्या बोलता हूं? जिसको मैं बोलता हूं PPP रोम्बस। क्या बोलते हैं? PPP रोम्बस। एक मिनट रुको सर, क्या है PPP रोम्बस? सबसे पहले ओ का मतलब, ओ से शुरू कर रहे हैं। ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव। ओ का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला टाइप ऑफ प्लान जो आपको करना पड़ता है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल सेटिंग। आप सबसे पहले क्या करोगे? एक ऑर्गेनाइजेशन में गोल सेट करोगे। तो पहला टाइप ऑफ प्लान है ऑब्जेक्टिव सेट करना। देखो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स आर एंड्स विच आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड दैट मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव। जैसे सेल्स बढ़ाना, रेवेन्यू बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना,
इस तरीके के गोल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाना, अपनी रेपुटेशन अच्छी करना। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल्स, वो डिसाइड करना। तो सबसे पहला प्लान होता है ऑब्जेक्टिव, दीज आर सेट बाय टॉप मैनेजमेंट। एक जनरल इश्यूज पे ये फोकस करता है। तो सबसे पहले क्या आता है, पहला टाइप ऑफ प्लान आता है ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या आता है हमारे पास, स्ट्रैटेजी। सर व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी होती है बच्चों किसी भी एक बहुत बड़ा एक जनरल गाइडलाइन, काफी बड़ा, ठीक है, डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर को किसी ना किसी तरीके से पीछे छोड़ दें। स्ट्रैटेजी ध्यान रखना अपने कॉम्पिटिटर के लिए होती है, राइट। जैसे हमने क्या बोला, हमने बोला कि सर हमारे लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है बोर्ड एग्जाम, तो हमने बोला 21 डेज का स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में सब कुछ डिटेल्ड रूप में, ध्यान रखना स्ट्रैटेजी डिटेल्ड होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है, तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा उसके अंदर, राइट। अब हम बोलते हैं कि भैया ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है कि हम इस तरीके से मार्केटिंग करेंगे और सबको पीछे छोड़ देंगे। तो आप हमेशा इसके अंदर किसी ना किसी चीज से कंपीट कर रहे होते हो, खुद को बेटर बना रहे होते हो, और ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। तो लिखा हुआ देखो, स्ट्रैटेजी रेफर्स टू द फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ चलेगा, क्या स्कोप होगा लॉन्ग रन में, जैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे। तो स्ट्रैटेजी के अंदर मेन चीजें क्या आती हैं सर, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स सेट करना, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना, एलोकेट करना अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, यानी रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब स्ट्रैटेजी में आता है। ध्यान रखना स्ट्रैटेजी बहुत डिटेल्ड होती है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचती है। कॉम्पिटिटर इसके अंदर बहुत रिलेट करेगा, आपके कॉम्पिटिशन से बेटर करने के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूल। रूल क्या है सर, नियम। रूल तो बहुत बेसिक है ना, जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स होते हैं, आपके स्कूल के कुछ रूल्स होंगे, गेम्स में रूल्स होते हैं, अगर वो रूल टूटेंगे तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको पेनल्टी आएगी। तो रूल क्या है, रूल इज अ स्टेटमेंट विच स्पेसिफाइज व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, क्या करना है और क्या नहीं करना। इट डजंट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखना रूल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती भैया, जो है रिजिड है। इट प्रेस्क्राइब्स अ पेनल्टी फॉर वायलेशन, जैसे नो स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं अलाउड है भैया, रूल है, ठीक है। रूल्स आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ प्लान्स बिकॉज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, तो सबसे सिंपल रूल होता है। रूल के बाद क्या आ रहा है, मेथड। मेथड होता है कि आप किस तरीके से काम करोगे, जैसे मेथड ऑफ टीचिंग, ये भी डिसाइड करना पड़ता है ना, किस मेथड से आप काम करने वाले हो। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, सही है ना, तो क्या लिखा हुआ है, मेथड इज प्रेस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी डन। सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड, अगर आपने सही मेथड ले लिया, आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा, एफर्ट बचेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। एम्प्लॉइज का ट्रेनिंग मेथड, पढ़ाने का मेथड, हर चीज के अपने अपने मेथड्स हो जाते हैं, ठीक है। मेथड के बाद क्या आ रहा है बच्चों, पॉलिसी। अब बच्चे हमारे पॉलिसी और स्ट्रैटेजी में बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमेशा ध्यान रखना बेटा, स्ट्रैटेजी एक काफी डिटेल्ड, काफी कॉम्प्रिहेंसिव, लॉन्ग रन के बारे में सोचने वाली, उसके अलावा आपके कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए बनाई जाती है। और पॉलिसी तो एक जनरल गाइडलाइन है, आपको कोई प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करने के लिए आप पॉलिसी बनाते हो, ठीक है। जैसे मुझे सपोज कर लो बहुत बैड डेट्स हो रहे थे, तो बैड डेट्स हो रहे हैं तो यार मैंने क्यों बैड डेट्स हो रहे हैं, क्योंकि मैं उधार बांट रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भैया नो क्रेडिट पॉलिसी, पॉलिसी बना दी मैंने, अब मेरे उधार नहीं दूंगा तो बैड डेट्स नहीं होंगे, है ना। मुझे कस्टमर बहुत ज्यादा खराब सामान यूज करके बदलने के लिए आ जाते थे, तो मैंने कह दिया नो एक्सचेंज पॉलिसी। तो इस तरीके की पॉलिसीज क्या है, पॉलिसीज आर जनरल गाइडलाइंस, ये एक जनरल गाइडलाइंस है ना, दैट गाइड्स थिंकिंग और चैनलाइजिंग एनर्जी टुवर्ड्स अ डायरेक्शन। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें मैनेजर्स काम करते हैं, है ना। जैसे सपोज एक मैनेजर ने बोला कि सर ऑर्गेनाइजेशन में महीने में 4 छुट्टी है, बट मुझे 2 और चाहिए एक्स्ट्रा, मुझे 6 चाहिए, क्या मेरे लिए ऐसा होगा, तो हम बोलेंगे भैया ये हमारी पॉलिसी में ही नहीं है, सबके लिए एक समान 4 छुट्टी है, 6 का क्या मतलब है। तो पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी एक पैरामीटर है जिसके अंदर आप काम करते हो, वो कोई कंपटीशन के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो कोई आपकी लॉन्ग रन में कोई आपको कोई डिटेल्ड प्लान नहीं है, वो तो एक पैरामीटर है जिसके अंदर आपको रह के काम करना पड़ेगा। इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, सबको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो गई, परचेज पॉलिसी हो गई, उधार दोगे या नहीं दोगे, एक्सचेंज करोगे या नहीं करोगे, छुट्टी दोगे या नहीं दोगे, ये सब आपकी पॉलिसीज होती है, सही है। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, प्रोसीजर।
प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपको सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप हर चीज मिल रही होगी। जैसे सर एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर, है ना। प्रोसीजर होता है जहां जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे। एडमिशन प्रोसीजर आपका कॉलेज में स्टेप्स होंगे ना, पहले ये करो, फिर ये एंट्रेंस एग्जाम दो, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, इंटरव्यू दो, फीस जमा करो, ओरिएंटेशन में बैठो, फिर कॉलेज में जाके बैठोगे। तो पूरा प्रोसेस है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें हो रही हैं, उसको प्रोसीजर बोलते हैं। प्रोसीजर मीन सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप्स परफॉर्म्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब डेट वाइज चलेगा, पहले ये फिर ये फिर ये, वो एक प्रोसेस है। इट डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर in which any work is to be performed. Procedure for reporting progress in production. प्रोडक्शन कितना हुआ, कैसे हुआ, उस सबको दिखाने का भी एक प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट इज बजट। सर व्हाट इज अ बजट? अब बजट तो सब जानते हैं यार। बजट होता है कि जब आपने न्यूमेरिकली कोई चीज एक्सप्रेस करी है, इतना खर्चा आना चाहिए, कॉस्ट बजट। इतना हमारा मंथली एक्सपेंडिचर होना चाहिए, मंथ का बजट। फैमिली बजट बनाते हैं लोग, कंपनीज के क्वार्टरली बजट बनाते हैं। तो बजट क्या है? एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड। एक्सपेक्टेड है ना, गवर्नमेंट का बजट आता है, पूरे इको में पढ़ा है आप लोगों ने, राइट। जैसे सेल्स बजट हो गया, कैश बजट हो गया। बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड इनकम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। बजट एक कंट्रोल डिवाइस भी है। कंट्रोल डिवाइस का मतलब हो गया कि आप बजट के हिसाब से ही काम करते हो। अगर आपने लिख दिया कि इतना खर्चा होना चाहिए, तो हम उतने में ही करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बजट आपको अननेसेसरी ओवर स्पेंडिंग करने से भी हेल्प करता है, राइट। इसके बाद क्या आता है बच्चों? प्रोग्राम। प्रोग्राम होता है सबसे डिटेल्ड स्टेटमेंट। प्रोग्राम जैसे ये 21 डेज मेरा प्रोग्राम है, अब इसके अंदर मेरी कुछ पॉलिसी है, मेरे कुछ रूल्स हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, इसके अंदर मैं कितनी टीम को हायर करके कितना खर्चा करूंगा, मेरा बजट है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, इसके अंदर पॉलिसी भी आती है, इसके अंदर प्रोसीजर भी आते हैं, इसके अंदर रूल्स भी आते हैं, रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, कितने कितने चाहिए। तो हर चीज का एक सबसे बड़ा जो प्लान होता है ना, वो प्रोग्राम होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल एक प्रोग्राम है पूरा का पूरा। अब उसका बजट होगा, उसकी पॉलिसी होगी, उसकी स्ट्रैटेजी होगी, राइट। ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है अपने आप में। तो ये सारे होते हैं बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान्स। इनको बड़े ध्यान से आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। इनका मतलब मैंने आपको समझा दिया, बट इनकी एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको एनसीईआरटी पे काफ़ी टाइम स्पेंड करना है। बिजनेस स्टडीज की बारी तो अब कल आएगी, कल शाम को 4 बजे आएगी। तो एनसीईआरटी पे काफ़ी समय लगाओ, बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार करो, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, टाइप्स ऑफ प्लान्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। आज इसमें हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है, मतलब इतना ही था इसके अंदर, बट मुझे आपको इस पे बेस्ड कुछ होमवर्क देना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर क्या होमवर्क है, समझो। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है? एक तो एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है, बहुत ध्यान से, बी वेरी केयरफुल। मैं 2 स्टार लगा रहा हूं आज। प्लानिंग की एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, इसका प्रोसेस लर्न कर लेना है बहुत डिटेल में। ऑल्दो सब कुछ लर्न करना है, लेकिन प्रोसेस बहुत अच्छे से लर्न करना है। सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली अकाउंट्स की वीडियो आने से पहले सब लिख लेना, एक एक चीज लिख के देखना। और रात तक या कल 4 बजे तक लर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ बच्चों आपके पास अगर एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में ना टाइप्स ऑफ प्लान्स के लास्ट में डिफरेंसेस दिए हुए होंगे। सर डिफरेंसेस कैसे? जैसे स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में डिफरेंस दिया होगा, या कुछ इसी तरीके से अलग अलग डिफरेंसेस हैं, है ना। बजट में और ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ होगा, या ऐसे बहुत सारे आपको 6-7-8 डिफरेंसेस हर किताब में दिए हुए हैं। अगर एनसीईआरटी में नहीं मिले तो किसी भी ऑथर की किताब में आपको मिल जाएंगे। आपके पास नहीं होगी, आपके किसी फ्रेंड के पास होगी, उसे कहो यार प्लानिंग खोल, प्लानिंग के लास्ट में टाइप्स ऑफ प्लान्स में डिफरेंसेस होंगे, वो डिफरेंसेस भेज दे। ये डिफरेंसेस जैसे आप पढ़ लोगे ना, तो आपको टाइप्स ऑफ प्लान्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपको इसमें दिक्कत आएगी नहीं। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स कैसे पढ़ने हैं मैंने समझा दिए। उसके बाद रीडिंग करो, उसके बाद लिखो उन्हें, लर्न करो, ये डिफरेंसेस पढ़ लो, तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। केस स्टडी बहुत आसानी से तुम लोग पहचान लोगे, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। एक चैप्टर और हमारा समाप्त हो गया। अब हमारी, तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा इस 21 डेज प्लान का। 5 चैप्टर कर लिए तुमने, 5 चैप्टर गाइज, कोई मजाक नहीं है।
सिर्फ 7 दिन में 5 चैप्टर्स, एप्रिसिएशन डिजर्व करते हो तुम अगर तुमने साथ साथ सारी चीज़ें करी हैं तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही करते चलो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तुम्हें खुद को शाबाशी देनी चाहिए और तुम ऐसे ही मेहनत करते चलो। सीरीज के लास्ट तक पहुंचोगे ना तो सारा सिलेबस हो जाएगा। वेल डन, लगे रहो, रुकना नहीं है और ये सीरीज तुम्हें बेस्ट रिजल्ट लाके देगी, ये मेरा एश्योरेंस है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। मिल रहे हैं थोड़ी देर में अकाउंट्स की वीडियोस में। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।